नमस्ते दोस्तों। आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन आ गया है एंड ऑन 6 मार्च फेज 1 का एग्जाम होगा। सो लेट्स टेक अ ग्लिम्प्स ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कम्स इन फेज 1 विद दिस वीडियो ऑफ माइन। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मैं आपको एलआर एंड क्वांट का सिलेबस अपने अपकमिंग वीडियोस में कंप्लीट कराऊंगा। सो आर यू रेडी टू क्रैक आरबीआई ग्रेड बी? दिस क्वेश्चन इज ऑन सिटिंग प्रॉब्लम, जिसमें लीनियर सेटिंग में लोग बैठे हैं एंड वी डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर देयर. So we are given there are certain number of people who are sitting in a south facing row. So if a question is on a linear setting, तो हमें साउथ या नॉर्थ से डरने की जरूरत नहीं है. हमें साउथ और नॉर्थ का ध्यान कब रखने की जरूरत है? अगर क्वेश्चन हो या तो मल्टीपल रोज वाला क्वेश्चन हो, तो उसमें वी हैव टू कीप इन माइंड कि कौन साउथ में बैठा है, कौन नॉर्थ किस साइड फेस कर रहा है. या फिर हमारी सिंगल रो है लेकिन उसमें बोथ डायरेक्शन में लोग फेस कर रहे हैं, उन क्वेश्चन में नॉर्थ और साउथ का फर्क पड़ता है. अदरवाइज नॉर्मल लीनियर सेटिंग में इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो आप इसको नॉर्मल क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट पे जाते हैं कि ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन आई एंड एम एंड एल सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ आई. पहले हम आई और एम की पोजीशन लगा देते हैं. तो आई और एम की एक इस तरह से सिचुएशन हो गई, दूसरी सिचुएशन हो गई उसकी एम और आई की इस तरह से, एक ही लोग बीच में बैठा है. देन एल सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई. फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई के हम बता देते हैं एल को 3 छोड़ के. सिमिलरली इसमें 3 छोड़ के ये हमारा एल हो गया. ठीक है. नाउ 5 पर्सन सिट बिटवीन एल एंड वी. तो इसमें एल और वी के बीच में 5 लोग हैं, तो जो वी है फर्स्ट ऑप्शन में राइट में नहीं हो सकता, क्योंकि फिफ्थ पोजीशन 5 लोग छोड़ के एम बैठा हुआ है, तो इट हैज टू बी ऑन दी लेफ्ट. तो we place 5 location here and then we have V here, right? इसमें भी 2 ऑप्शन बनेंगे हमारे सेकंड वाले में. एक ये हो गया और इसी को हम दोबारा ऐसे लिख सकते हैं. और V, ये दोनों ऑप्शन ठीक है, क्योंकि L और V डायरेक्शन हमारे को नहीं पता, पर ये पता है कि उनके बीच में 5 people are sitting and 4 are sitting between V and Q. There are 4 between V and Q. तो फर्स्ट ऑप्शन में पहले जाते हैं और Q को पहले राइट पे बिठाते हैं 4 लोग छोड़ के, तो इट विल बी हेयर. ठीक है, लेकिन इसी का एक और ऑप्शन हमारा बन रहा है, विच इज हम पहले इसको कॉपी कर दें ऊपर वाले को, और V और Q के बीच में 4 लोग हैं, तो इट विल बी लाइक दिस, राइट. सिमिलरली इसमें भी V और Q के बीच में 4 लोग हैं, तो Q विल बी कमिंग हियर, और इसका एक और ऑप्शन हमारे पास बन जाएगा. सिमिलरली इसमें भी V और Q के बीच में हम 4 लोगों को बिठाते हैं. तो एक ऑप्शन में तो Q यहाँ बैठ गया, इसका एक और ऑप्शन हमारा बन जाएगा this. Now not more than 6 people sits to the right of V. ठीक है, तो 6 लोग से ज़्यादा are not sitting to the right of V. फर्स्ट ऑप्शन में we see there are more than 6 people, तो we cross it. सेकेंड ऑप्शन में also there are more than 6 people, we cross it. थर्ड ऑप्शन में भी there are more than 6 people, we cross it. This also we cross it. We are left with just these 2 options, जिसमें V के राइट में there are not more than 6 people. Now number of persons sitting between I and Q is same as between number of persons sitting between M and T. तो 2 ही ऑप्शन बचे हमारे पास, लास्ट के 2. तो I और Q के बीच में 2 लोग हैं इधर, तो
m और t के बीच में भी 2 लोग होने चाहिए, ठीक है। तो हम और सेकंड स्टेटमेंट में चले जाते हैं, तो m सिट्स राइट ऑफ t, तो m को t के राइट में होना चाहिए। 2 पर्सन अगर इन दोनों के बीच में है तो m की और t के बीच में, तो दिस विल बी द ऑप्शन। सिमिलरली इसमें 6 लोग हैं i और q के बीच में, तो m और t के बीच में भी 6 लोग होने चाहिए टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ m, तो t हमारा यहाँ आ जाता है। नाउ 3 people sit between t and w and w sits adjacent to l, तो t और w के बीच में 3 लोग बिठाते हैं, तो बट इसमें हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में l की दोनों एडजेसेंट नेबर्स ऑलरेडी टेकन है, तो दिस कैन नॉट बी आवर ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन में जाते हैं, t और w के बीच में 3 लोग बिठाने हैं और w है टू सिट एडजेसेंट टू l, तो t और w एक इधर आ जाता है और दूसरा t के लेफ्ट में हो सकता था, लेकिन वो केस नहीं क्योंकि w and l हैज टू सिट टुगेदर। ओके, so we have our sitting arrangement in the last statement, that is this is our final sitting arrangement. So we see there are 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 17 people जो बैठे हैं, 17 नंबर्स, ठीक है। तो इसके जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम इजीली इसके बेसिस पे सोल्व कर देते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ b sits exactly between v and i then what is the position of l with respect to b, तो v और i के बीच में यहाँ पर हमारा b बैठ गया है, what is the position of l with respect to b, तो l is 5th towards left, राइट। अब ये देखिए, अगर ये इधर नॉर्थ फेसिंग हमने बनाया अपने अकॉर्डिंग, अगर यही साउथ फेसिंग होता तब भी l जो था 5th टू द लेफ्ट ऑफ b ही होता, तो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर वो सेम रहेगा, वेदर फेसिंग नॉर्थ और फेसिंग साउथ, ठीक है। तो हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ w, थर्ड टू द राइट ऑफ w इज m, यहाँ पे how many persons are sitting in a row, which we have already calculated, that is 17. 4 of the 5 among the following are similar in such a way to form a group, which one of the following does not belong to the group. So we see t sitting at the corner, m, l, w and b are somewhere in between, so t is our odd one out, right? This one is very easy question. So this is sort of a puzzle in which 2 variables are given. So one is the professor subject and the other one is the associate professor का subject जो है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमारे को नॉर्मली एक शॉर्टकट ये होता है कि जो नाम दिए होते हैं नॉर्मली अल्फ़ाबेट के स्टार्टिंग उनसे होती है, तो हम इनको पूरा नाम लिखने के बजाय हम सिर्फ इनको ए बी सी डी ई एफ की तरह भी लिख सकते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बचे। तो एग्जाम में क्योंकि ईच सेकंड इज इम्पॉर्टेंट, तो हमें इस तरह के जो हमारे को क्वेश्चन पेपर सेटर ने हमारे को जो मौका दिया है उसको हमारे को पूरा यूज़ करना चाहिए। तो हम इस तरह के क्वेश्चन में 2 कॉलम बना देते हैं। एक तो हमारा कॉलम इसके लिए रहता है फैकल्टी मेंबर्स की जो नाम है, और दूसरा रहता है, एक है प्रोफेसर का हमारे को जो फाइंड करना है और दूसरा एसोसिएट प्रोफेसर का। तो ये 2 कॉलम हमने बना दिए और इनको फिल करना शुरू करते हैं। तो हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि ईच फैकल्टी मेंबर इज अ प्रोफेसर इन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट एंड एन एसोसिएटेड प्रोफेसर इन एग्जैक्टली वन अदर सब्जेक्ट। तो हर प्रोफेसर के पास एक सब्जेक्ट होगा और एक सब्जेक्ट का वो एसोसिएट प्रोफेसर होगा। तो भार्गवी जो है शी इज अ प्रोफेसर इन फिजिक्स फॉर विच देयर आर 3 एसोसिएट प्रोफेसर्स। ओके, तो भार्गवी के सामने हमारे को इजीली मिल गया फिजिक्स जिसके 3 एसोसिएट प्रोफेसर हैं, हम इसको याद रखेंगे आगे के लिए। ईश्वरी इज अ फैकल्टी मेंबर इन फिजिक्स एंड बायोलॉजी। ओके, तो ईश्वरी के पास है फिजिक्स एंड बायोलॉजी, ठीक है। तो फिजिक्स हमारे 3 एसोसिएट प्रोफेसर के पास होगी, तो ईश्वरी हैज टू बी वन ऑफ देम, बायो उसका वो हो जाएगा और फिजिक्स उसका एसोसिएट प्रोफेसर हो जाएगी। Now, ईश्वरी एंड भार्गवी आर फैकल्टी मेंबर्स इन द सेम सब्जेक्ट। तो
भार्गवी फिजिक्स की प्रोफेसर थी तो बायो की एसोसिएट प्रोफेसर हो गई। टू मेक सेम सब्जेक्ट एज ईश्वरी। अर्चना एंड चंद्रिका आर फैकल्टी मेंबर्स इन केमिस्ट्री एंड अर्चना इज एन एसोसिएट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। तो अर्चना मैथ्स में एसोसिएट प्रोफेसर है तो केमिस्ट्री में वो प्रोफेसर होगी, राइट। अर्चना इज एन एसोसिएट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स फॉर विच दिव्या एंड चंद्रिका आर प्रोफेसर। तो दिव्या एंड चंद्रिका मैथ्स के प्रोफेसर हो गए, ठीक है। इसी स्टेटमेंट थोड़ा सा पीछे आते हैं कि अर्चना एंड चंद्रिका आर फैकल्टी मेंबर्स इन केमिस्ट्री। तो चंद्रिका का जो एसोसिएट प्रोफेसर है शी इज इन केमिस्ट्री। नाउ वी हैव टू स्पेसेस लेफ्ट हियर, डी और एफ के सामने एसोसिएट प्रोफेसर के। तो जो हो जाएंगे हमारे तीन जो फिजिक्स होने थे, क्योंकि एक फिजिक्स तो हमारा बायो वाला हो गया, एक यहाँ आ गया और एक इधर हो गया, राइट। नाउ वी हैव फॉर कॉमर्स देयर इज एग्जैक्टली वन प्रोफेसर। तो कॉमर्स हमारे एफ हो गए, दैट इज फातिमा। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज एसोसिएट प्रोफेसर इन कॉमर्स। तो हम देखते हैं कॉमर्स में कोई एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है, कॉमर्स में सिर्फ एक प्रोफेसर है। तो इसका आंसर होना चाहिए नन ऑफ दीज। फातिमा इज अ प्रोफेसर इन कॉमर्स, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग आर एसोसिएट प्रोफेसर इन बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में केवल भार्गवी है, तो ओनली वन शुड बी आवर ऑप्शन। तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। अगेन सिटिंग प्रॉब्लम, बट इसमें दो रोज हैं, तो दो रोज में पीपल आर फेसिंग ईच अदर। तो देयर आर थ्री पीपल ए टू एफ in two rows of 3 person each and faces exactly 1 person in other row। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम दो रो बना लेते हैं पहले। सबसे पहले अब हमारे को जरूरी होता है कि कौन सी रो में कौन बैठा है, ये फाइंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी सी एफ इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ अ रो, ओके, एंड थर्ड स्टेटमेंट says A and B are sitting in the same row but not next to each other, ओके। अब A and B जो है एक दूसरे के पास में नहीं है, तो A and B has to be at the extreme ends। तो पहले हम ए एंड बी को बिठा देते हैं एक रो में, ए और बी इस तरह से बैठ जाते हैं एक्सट्रीम एंड्स में। उल्टा भी हो सकता है, बी पहले आ जाए ए उसके बाद आ जाए। उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट है डी इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ वन ऑफ द रोज एंड सी इज एडजेसेंट टू हिम। तो डी और सी एक ही रो में होंगे, राइट। और डी अगर एक्सट्रीम एंड पे है, एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ वन रो है, तो दिस इज एक्सट्रीम लेफ्ट और इसके एडजेसेंट सी हो गया, ठीक है। नाउ जो हमारा एफ था जो मिडिल ऑफ द रो में बैठा था, उस एफ को यहाँ ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। नाउ ई एंड बी आर नॉट ऑपोजिट टू ईच अदर। तो ई और बी जो है ऑपोजिट नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ए और बी की हमारे को पोजीशन जो है चेंज करनी पड़ेगी, तब हमारा यहाँ पे ई बैठ पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारी पोजीशन बन गई है फाइनली बी एफ ए डी सी ई। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगने वाला क्वेश्चन भी इजीली हमारा बहुत जल्दी सॉल्व हो गया, राइट। क्वेश्चन है हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू एफ। तो ये तो हमारा सी है ना। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर एट द एंड ऑफ टू डिफरेंट रोज बट नॉट ऑपोजिट ईच अदर। तो इट कुड बी इधर बीई और एडी। तो बीई और एडी हम ढूंढ लेते हैं, तो एडी हमारा यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है। दैट्स द आंसर, ओके। इस सेट में तीन वेरिएबल्स हैं हमारे पास। डेकोइट्स के लिए तीन वेरिएबल्स हैं, वन इज द मेन जिसको वो टेरराइज करते हैं, उसके बाद एरिया जहाँ पे वो ऑपरेट करते हैं, और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो वो यूज़ करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी हम सिंपली एक टेबल फॉर्म में बना लेते हैं। और टॉप ऑफ द टेबल जो हो गया हमारे तीन कॉलम बन जाएंगे, मेन, एरिया एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। स्टेटमेंट बढ़ता है कि D2 एंड हिज हॉर्समैन डू नॉट टेरराइज M3। तो D2 जो है उसका मोड हमारे को पता चल गया पहली लाइन से ही कि हॉर्स है, पर वो
टेरराइज नहीं करता है M3 को, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं NM3, यानी N फॉर नॉट M3, राइट। D3 इज नॉट वाटर बॉर्न, तो D3 वाटर बॉर्न नहीं है, तो वाटर बॉर्न हमारा D1 हो जाएगा, दैट इज D1 इज coming in boat, and D3 is coming in remaining one, that is jeep, and D3 does not operate in A2, तो यहाँ पे NA2 कर देते हैं, राइट। M3 M2 has nothing to do with A3, M3 और M2 का A3 से कोई रिलेशनशिप नहीं है, यानी कि M1 जो है उसका रिलेशनशिप A3 से होगा। इसको हम साइड में नोट कर लेते हैं। Which has been terrorized by dacoits in jeeps, तो A3 जो है जीप के सामने होना चाहिए एरिया, तो दिस इज A3, तो हम इसको हटा सकते हैं अभी, अब यहाँ पे लिख देते हैं A3, और M1 इज फ्रॉम A3, तो M1 इधर आ गया, राइट। अब D2 वॉज नॉट M3, तो D2 हमारा बचा हुआ जो है M2 हो जाएगा, राइट, और ये हमारा M3 हो जाएगा, ठीक है। नाउ D1 इज नॉट फ्रॉम एरिया A1, तो एरिया A1 से D1 नहीं है, तो D2 बचता है वो होगा, और जो D1 है हमारा वो A2 से होगा। बस अब सिंपली ये हो गया, उसके बाद हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं अपने कमिंग क्वेश्चंस। इस सेट के साथ हमारे 5 क्वेश्चन थे, तो अपने वो जो सेट था 1 मिनट में सॉल्व कर लिया, तो आप इजीली इसको 5 मार्क्स स्कोर कर सकते थे, है ना। तो D3 इज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज जीप, M3 has been terrorized by D1, bandit on horseback is the terror of horseback पे E1 में है, D3 has been terrorizing M1, A2 has been terrorized by D1। तो देखिए आप 1 मिनट में आपके 5 मार्क्स पक्का हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ग्रुपिंग का, तो इसमें हमको टीम बनानी होती है जिसमें कुछ कंडीशंस होती है, और वो कंडीशंस हमको मीट करनी होती है। तो इस क्वेश्चन में 2 टीम है, जिसमें मिनिमम 3 पर्सन दोनों टीम में होने चाहिए, टोटल 7 लोग हैं, और 7 लोग हैं दे आर एक्सपर्ट इन 4 डिफरेंट फील्ड, मैप सर्विंग, DI, पैलेंटोलॉजी एंड सिस्मोलॉजी, और हर ग्रुप की कंडीशन ये है कि हर ग्रुप में एक पैलेंटोलॉजिस्ट एंड एक सेस्मोलॉजिस्ट कंपल्सरीली होना चाहिए। तो अब हम लोग पहले देख लेते हैं इसमें कि कौन क्या चीज़ है, ABCDEF क्या है। तो हम पहले लिख लेते हैं 4 जो प्रोफेशन उनके दे रखे हैं, 1 इज मैप सर्विंग, DI, पैलेंटोलॉजी एंड सिस्मोलॉजी, ठीक है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, A and B आर मैप सर्वेयर्स एंड दे कैन नॉट बी टुगेदर, A and B आर मैप सर्वेयर्स। तो हम 2 ग्रुप के साथ साथ लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, तो एक ग्रुप में A होगा तो B उस ग्रुप में नहीं होगा, तो A एंड B दोनों अलग अलग ग्रुप में है। D and E आर सेस्मोलॉजिस्ट, ओके। C and G कैन नॉट बी टुगेदर, okay, and G and B are always in the same group. F is paleontologist, ठीक। अब इस C और G में से एक जना paleontologist होना चाहिए, क्योंकि हर ग्रुप में एक paleontologist कंपलसरी है। तो C and G में से, C और G में से एक जना paleontologist होगा, और लास्ट पर्सन कैन बी इधर, है ना। Now A and B are map surveys and they cannot be together. D and E are seismologist. हर टीम में एक seismologist लगना है हमारे को, तो it will be either इस तरह से होगा, अगर एक ग्रुप में D है तो दूसरे ग्रुप में E होगा एंड वाइस वर्सा, है ना। C and G कैन नॉट बी टुगेदर, ठीक है, एंड G and B आर ऑलवेज इन द सेम ग्रुप, तो G तो हमारा B के ग्रुप में रहेगा, C and G साथ में नहीं रह सकते, तो C यहाँ रहेगा, है ना। अब जो है F है पैलेंटोलॉजिस्ट, वो इनमें से किसी भी ग्रुप में हो सकता है। अब C और G में से जो पैलेंटोलॉजिस्ट होगा उसके ऑपोजिट ग्रुप में F हो जाएगा, राइट। तो पहले क्वेश्चन में आता है, इफ F इज इन द सेम ग्रुप विद B, तो F अगर हमारा पहली कंडीशन है ये, F is in the same group as B,
तो सी को क्या होना पड़ेगा, सी को पैलेंटोलॉजी होना चाहिए। तो सी मस्ट बी स्पेशलाइज्ड इन विच फील्ड, इट इज पैलेंटोलॉजी। ठीक है। इफ एफ कैन नॉट गो देन व्हाट मस्ट बी द स्पेशलाइजेशन ऑफ जी। एफ अगर हमारा नहीं जा सकता है, ठीक है, तो जी का स्पेशलाइजेशन क्या होना चाहिए हमारा, तो जी और सी हमारे दोनों पैलेंटोलॉजिस्ट कंपल्सरली होने चाहिए, क्योंकि एफ नहीं है यहाँ पे और पैलेंटोलॉजिस्ट हमारे को दोनों में चाहिए। तो जी भी हमारा पैलेंटोलॉजिस्ट होना चाहिए, सी भी हमारा होना चाहिए। तो स्पेशलाइजेशन जी इज अगेन पैलेंटोलॉजी, राइट। नाउ इफ डी कैन नॉट बी इन द सेम ग्रुप ऑफ एफ then who must always be in the group of F। ठीक है, तो D, अगर सपोज ये D है हमारा, तो D के साथ F नहीं हो सकता, तो D के ऑपोजिट होगा F हमारा। तो F वाले ग्रुप में E जरूर होना चाहिए ना, क्योंकि D और E ऑपोजिट ग्रुप में है। तो D वाले ग्रुप में हमारा E हो जाता है, जो हमारा F के साथ होना चाहिए हमेशा। इफ C इज इन द फील्ड ऑफ DI, तो हमारा C यहाँ पर अगर आ जाता है, who must always be in the same group of C। तो C के ग्रुप में हमेशा कौन होना चाहिए, अगर C DI कर रहा है तो इट हैज टू बी F, राइट, क्योंकि G तो अपोजिट ग्रुप में है, C के ग्रुप में F होना चाहिए, वही पैलेंटोलॉजिस्ट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा F। इफ B इज नॉट इन एनी ऑफ द ग्रुप देन हु कैन बी इन द सेम ग्रुप ऑफ A। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन आ जाती है B अगर किसी भी ग्रुप में नहीं है, तो हम एक बार और इसको लिख लेते हैं G1 एंड G2। तो A इस ग्रुप में है, D और E किसी भी ग्रुप में हो सकते हैं। पहले हमारे पास कंडीशन थी कि G जो है B के ग्रुप में होगा, पर अब ऐसी कंडीशन नहीं है, तो C और G कोई भी यहाँ हो सकता है और G और C ऐसे हो सकता है ना। और F जो है पैलेंटोलॉजिस्ट, उसको किसी एक ग्रुप में होना पड़ेगा। Who can be in the same group of A। ठीक है, अब C और G में से एक तो पैलेंटोलॉजिस्ट होगा ही होगा, तो F इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो C और G में से अगर एक पैलेंटोलॉजिस्ट होगा, तो F अगर हमारा यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, F कहीं भी हो सकता है आपका। तो आपका जो ग्रुप बन रहा है वो बन रहा है G एंड E हो सकते हैं एक के साथ, यस G एंड E यहाँ पे दिख रहे हैं हमारे को, G और E हो सकते हैं, C एंड E ये दोनों भी हो सकते हैं अगर C पैलेंटोलॉजिस्ट है, राइट। और G एंड E तब हो सकते हैं अगर G पैलेंटोलॉजिस्ट है। ठीक है, C एंड F हो सकता है अगर अगेन G इज पैलेंटोलॉजिस्ट, ताकि G जो है वो दूसरे ग्रुप में चले जाए। तो ऑल थ्री कैन बी ऑप्शंस। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन वाज आल्सो प्रीटी इजी।